हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे जेट के लिए केमिस्ट्री। हम 2 क्लास अभी तक आपके सामने ले चुके हैं। इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो कौन रहेगा? रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था उस मॉडल का नाम क्या लिखते हैं अपन पूरा का पूरा? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब समझना भाई, हमने कहा कि जब रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। और उस प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या लिया, कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया और वो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेगा, यहाँ से लगातार अल्फा किरणों का उत्सर्जन करेगा। तो ये हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया। अब उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से कोई भी रेडियो एक्टिव किरणें जैसे कि आपकी अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब उत्सर्जित होती हैं। अब यहाँ पे उसने क्या लिया, एक सोने की पतली पन्नी ली। क्या ली वहाँ पे उसने कि सोने की पतली पन्नी ली। और इस पतली पन्नी लेने का कारण क्या था कि यहाँ पे उसको एक परमाणु जो होता है उस परमाणु के आकार के लगभग आकार में उसने लिया। तो आपके पास जो सोना था उस सोने की पतली पन्नी का साइज़ कितना था? अप्रॉक्सीमेशन में 100 मिलीमीटर था। मतलब वो इतनी पतली पन्नी थी कि हम उसको एक परमाणु के साथ तुलना कर सकते थे। यहाँ पर उसने क्या किया, अल्फ़ा किरणों का उत्सर्जन किया। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा किरणों की बौछारें डाली। तो ये आपके पास जो था वो कौन था? रेडियो एक्टिव पदार्थ था कोई भी। यहाँ पे कौन था हमारे पास? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ हमने यहाँ पे रेडियम लिया था। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा उससे क्या होगा, अल्फ़ा किरणें निकलेंगी। अब वो जो अल्फ़ा किरणें या जो अल्फ़ा कण निकलेंगे वो कहाँ टकराएंगे? सीधे के सीधे सोने की पन्नी पर टकराएंगे। कहाँ टकराएंगे? सोने की पतली पन्नी पर। और जब सोने की पतली पन्नी पर टकराएंगे तो हमें ये देखना था कि आपके पास जो अल्फ़ा कण जा रहे हैं वो क्या सोने की पन्नी को पार कर रहे हैं या फिर वो सोने की पन्नी को पार नहीं करके वापस आ रहे हैं। इस तरह का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगाई थी। और उस स्क्रीन को हम कहते हैं ZNS स्क्रीन। ZNS का मतलब क्या होता है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। वो किसकी थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी। अगर आप ये पूछे कि जिंक सल्फाइड यहाँ पे क्या काम करता है, तो जो भी अल्फ़ा कण यहाँ से निकलने के बाद इसके ऊपर टकराएंगे तो जिस भी जगह पे टकराएंगे तो वहाँ क्या होगा, स्फुरदीप्ति या चमक पैदा होगी। मतलब हम उस अल्फ़ा कण की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे टकरा रहा है। तो इसमें क्या था? स्फुरदीप्ति का गुण था। किसका था? स्फुरदीप्ति पैदा करती है। स्फुरदीप्ति बोलते हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चमक पैदा करती है। अब सुनना ध्यान से, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ ले रहा था वो क्या डालेगा, यहाँ से अल्फ़ा कण डालेगा। और अल्फ़ा कण या अल्फ़ा किरण जब इस सोने की पतली पन्नी पर टकराएंगे जिसका आकार एक परमाणु के लगभग बराबर माना गया, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे हमें ये देखना था कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा हमें, कि क्या सारे अल्फ़ा कण निकल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, क्या कोई अल्फ़ा कण आपका विक्षेपित होगा क्या। तो इन सभी के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन मिले। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अधिकांश अल्फ़ा कण थे जो सोने की पन्नी से टकरा रहे थे वो बिना रास्ता चेंज किए सीधे ही निकल गई। पहला हमने क्या कहा कि अधिकांश अल्फ़ा कण जो सोने की पन्नी से टकरा रहे थे वो अपना रास्ता चेंज किए बिना क्या हो गए, सीधे निकल गए। जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि अधिकांश अल्फ़ा कण सोने की पन्नी में से सीधे निकल जाते हैं बिना किसी विक्षेपण के। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है, परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है, जिसके अंदर कोई भी कण उपस्थित नहीं होता। ये इनका पहला निष्कर्ष था, किसका? रदरफोर्ड का। फिर हमने क्या कहा कि देखो ये जो आपका परमाणु है, जो आपकी पन्नी है, इस पन्नी का जो केंद्रीय भाग है ना, सेंटर का पार्ट है, उसके आसपास से जो कोई अल्फ़ा कण गुजर रहा था तो हमने क्या देखा कि वो अल्फ़ा कण अपने पाथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। जो अल्फ़ा कण सोने की पन्नी के केंद्र के पास से गुजर रहा था वो अपने पथ से क्या हो गया, कुछ कोण से विक्षेपित हो गया। और कुछ कोण से विक्षेपित हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हमें एक बात समझना होगा कि अल्फ़ा कण क्या होता है। तो हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा कण क्या होता है। देखना, अल्फ़ा कण क्या होता है। आपने कहा कि हीलियम जो होता है उस हीलियम में से अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। अगर यहाँ पे हीलियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आपका जो हीलियम होगा उसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? हीलियम प्लस प्लस आ जाएगा। अब ये जो हीलियम प्लस प्लस आ रहा है वो कौन है? हीलियम का नाभिक है। कौन है? हीलियम का नाभिक। तो हम क्या कहेंगे
कि हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक जो होगा, देखो कितना आवेश है यहाँ पे, धन 2 है, इसका मतलब हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक जो होगा ना, द्विधनावेशित नाभिक किसका, हीलियम का, वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अल्फा कण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अल्फा कण का। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिकल था उसमें हमने जो अल्फा कण लिया था, वो अल्फा कण क्या था, हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक था। क्या था, हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक आपने लिया, वो क्या किसका काम कर रहा है, अल्फा कण का। अब जब देखो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा कण जो केंद्र के आसपास से गुजर रहे थे, वो क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए कुछ कोण से। इसका मतलब ये कब हो सकता है, जब आपने अल्फा कण जो डाला वो धनावेश है, और कोई भी ये दूर क्यों जाएगा, जब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वैसा ही समान आवेश होगा। तो अल्फा कण आपका कैसा है, धनावेशित है। इसका मतलब यहाँ पे केंद्र के आसपास कौन फैला हुआ है, धनावेश भाग फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, धनावेश भाग। तो रदरफोर्ड का दूसरा निष्कर्ष क्या था कि कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, जो केंद्र के आसपास से गुजरते हैं, वो अपने पथ से कुछ कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। अर्थात परमाणु में जो धनावेश होता है, परमाणु में जो धनावेश होता है वो कहाँ रहता है, परमाणु में धनावेश कहाँ रहता है, केंद्र में फैला रहता है, केंद्र के आसपास फैला रहता है, केंद्रीय भाग के आसपास फैला रहता है। ये उसका दूसरा निष्कर्ष था, किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, अब तीसरा देखना, जब 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो कहाँ गया, सीधा नाभिक के ऊपर टकराया, सीधा परमाणु के केंद्र पे टकराया, तो हमने क्या कहा कि 20,000 में से एक अल्फा कण जो इस सोने की पन्नी के केंद्रीय भाग से टकराया, तो वो जिस रास्ते गया था उसी रास्ते क्या हो गया, वापस लौट के आ गया। मतलब उसका क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, वापस उसी रास्ते पे आ गया। मतलब वो 180 डिग्री कोण के ऊपर क्या हो गया, वापस अपने पथ पर लौट गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जब वो 180 डिग्री पे चला गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, प्रभावी प्रतिकर्षण रहा होगा। मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। अगर आकर्षण होता तो क्या होता, आपका अल्फा कण सीधा निकल जाता है यहाँ से, लेकिन हमने क्या कहा कि इसमें आपके पास अल्फा कण वापस लौट कर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, धनावेशित भाग होता है, और उसी धनावेश के कारण क्या होता है, वो वापस अपने पथ पे चला जाता है। तो यहाँ तो तीसरा निष्कर्ष था, वो क्या निकाला गया कि देखो जब अल्फा कण वापस लौट के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, धनावेश है। तो हमने क्या निकाला कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है, वो कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र में इकट्ठा रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, तीसरा पॉइंट है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर केंद्रित रहता है, और इसी को इसने क्या कहा, नाभिक कहा, जिसे रदरफोर्ड ने क्या कहा, नाभिक कहा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, आपका रदरफोर्ड था। सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगी क्वेश्चन की कि नाभिक की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के 3 निष्कर्ष हमने देखे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, और सीधे निकल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। दूसरा हमने क्या कहा कि परमाणु में जो दूसरे आपके पास जो कुछ अल्फा कण थे, वो जो केंद्र के आसपास से गुजर रहे थे, तो वो अपने पथ से कुछ कोण से विक्षेपित हो गए, और जब कुछ कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई धनावेशित भाग है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक केंद्र के आसपास से गुजरे, वो अपने पथ से कुछ कोण से विचलित हो गए, अर्थात परमाणु के केंद्र के आसपास क्या है, धनावेशित भाग फैला हुआ है। लेकिन जब उसने तीसरी बात क्या कही कि 20,000 में से एक अल्फा कण जो जा रहा था, केंद्र के ऊपर टकरा रहा था, वो अपने पथ पे वापस लौट आया, और अपने पथ पे वापस लौट आया, इसका मतलब क्या है कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग होता है, वो परमाणु के केंद्र में इकट्ठा रहता है, और उस परमाणु के केंद्र को हमने क्या कहा, नाभिक कहा। तो नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के प्रयोग का नाम क्या था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। मतलब यहाँ पे आपने अल्फा कणों की बौछार की, प्रश्न आता है कि अल्फा कण है
पहला ऑप्शन होगा आपके पास द्विधनावेशित नाभिक, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। तीसरा ऑप्शन होगा हीलियम नाभिक और फोर्थ ऑप्शन आपके पास होगा हीलियम परमाणु। तो वहाँ पे हमारे पास जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने कुछ बातें और भी बताई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करता है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करता है, ज़रा सोचो। हम आज तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक की खोज करने वाला कौन था, रदरफोर्ड था। इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। ये जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसके अनुसार बात कर रहे हैं अपन, रदरफोर्ड के अनुसार। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया। और रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करता है, तो हम क्या कहते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है। अब देखो रदरफोर्ड के बाद, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां अगर अपन पढ़े तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना। तो आप ये कह रहे हो कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा आकर्षित होगा, नाभिक के द्वारा। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, मान लेते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो रुकने का मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण लगेगा तो वो इस नाभिक के अंदर आके गिर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रदरफोर्ड मॉडल में देखो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ जब रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट आता था, उसका नाम था मैक्सवेल। रदरफोर्ड के बाद जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था, मैक्सवेल। इसको समझने की कोशिश करना भाई, रदरफोर्ड और मैक्सवेल। तो रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, केंद्र भाग में परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो उसी समय कौन आ गया, आपका मैक्सवेल आ गया। 1840 के आसपास की बात है। तो मैक्सवेल आया, तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि देखो आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है, त्वरण हो गया, मतलब त्वरित है। कोई भी आवेशित कण क्या है, त्वरित है। कोई भी आवेशित कण यहाँ पे त्वरित है। तो त्वरित आवेशित कण, तो जब भी आवेशित कण क्या करेगा, गति करता है, त्वरण दर्शाता है। तो गति करने के दौरान क्या होता है, वो एक काम करता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। क्या करता है वो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ध्यान देना इस बात को। मैक्सवेल ने कहा कि आप रदरफोर्ड साहब आप क्या कह रहे हो, समझने के लिए अपन बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो मैक्सवेल ने कहा एक बात बताओ मुझे कि आपका इलेक्ट्रॉन जब लगातार चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, एक आवेशित कण होता है, ऋणावेश। तो जब भी कोई त्वरित आवेशित कण गति करता है तो वो क्या करता है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि त्वरित आवेशित कण क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन जब होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, हमने क्या कहा कि त्वरित आवेशित कण जो होता है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार करता है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया मैक्सवेल के द्वारा कि आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तो वर्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई भी आवेशित कण गति कर रहा है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ये नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। तो उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ऊर्जा जब कम होगी तो पहले वो क्या होगा, बाहर वाले कक्ष में होगा, उसके बाद अंदर वाले में आएगा, उसके बाद और अंदर वाले में आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। वापस समझना, मैक्सवेल के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आवेशित कण गति करता है तो हमेशा वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का जब उत्सर्जन करेगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पथ है ना, जो गति करने का पथ है, वो किस तरीके से होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है इस तरीके से। और ऊर्जा का उत्सर्जन करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में समा जाएगा।
और जब आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक जब आपस में मिल जाएंगे तो आपका परमाणु का अस्तित्व रहता है क्या? तो परमाणु का कोई भी अस्तित्व वहाँ पे नहीं रहेगा। जब परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपके पास कोई ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, मतलब यूनिवर्स ही नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि जब भी कोई आवेशित कण यहाँ पे गति करेगा तो वो हमेशा क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन जो यहाँ पे होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में होता है। किस रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में होता है। तो मैक्सवेल ने जब ये बात को बताया तो आपका रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है। केवल उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है, बस। उसके अलावा उसने ये नहीं बता पाया कि कौन सी वर्ताकार कक्षाएं होती हैं और क्या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? मैक्सवेल का सिद्धांत। और मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार कोई भी आवेशित कण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? हम चर्चा कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। विद्युत चुंबकीय विकिरण, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इनको आप विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, एक ही बात होती है ना। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या? तो हम जानते हैं मैक्सवेल था, जिसने क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लगातार गति करता है। कोई भी आवेशित कण आपके पास हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अगर अपन बात करें तो हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणों की संरचना देखते हैं। तो देखो, आप जब किसी भी तरंग की बात करते हैं, आप जब किसी भी तरंग की बात करते हैं तो तरंग कुछ इस तरीके से होती है। देखो, आपने देखा होगा किसी भी फिजिक्स की या किसी भी साइंस की बुक के ऊपर जब आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो दूसरे वाले क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंग का निरूपण है, इस तरीके से दर्शाया गया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये वाला जो होगा इसके पर लगभग लंबवत होगा, वो कौन होगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ जो दिशा होगी वो जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये तरंग गति की दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तरंग गति की दिशा। अब समझना भैया, यहाँ पे हम जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करते हैं तो देखो, नाम से ही क्लियर है। विद्युत का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब इन तरंगों के अंदर या इन विकिरणों के अंदर विद्युत क्षेत्र भी होगा और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जब हम इनमें बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के गति की दिशा, क्या कहा हमने? विद्युत क्षेत्र आपका, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के गति की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होती है। क्या होती है? दूसरे के लंबवत। तो अपन क्या लिखेंगे? ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लंबवत होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड या बी के, और वो लंबवत होगी किसके? प्रोपोगेशन, मतलब उसके गति की दिशा। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे? गति की दिशा। तो हमने क्या कहा? विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं उनके अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की दिशा एक दूसरे के क्या होती हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो किस वेग से गति करती हैं? किस वेग से गति करती हैं? तो हम क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो c के वेग से गति करती हैं, और c को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, और प्रकाश का वेग हम सभी जानते हैं क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी हमें प्रकाश के वेग की बात याद आएगी तो हमारे पास उस वेग का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें खोजकर्ता कौन था? आपका मैक्सवेल था।
किस वेग से गति करती हैं? प्रकाश के वेग से गति करती हैं। कौन कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। किसके लंबवत होते हैं? एक दूसरे के। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की गति की दिशा आपस में क्या होती है? परस्पर लंबवत होती हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं, तो उन किरणों में अल्ट्रावायलेट भी आती हैं, उन किरणों में अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी किरणें भी आती हैं। मैं सीधी सी बात कर लेता हूँ कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश या एनर्जी आ रही है। तो सूर्य का जो प्रकाश आएगा वो कौन सी प्रकृति की होती तरंग? उसमें सूर्य के प्रकाश में कौन सी प्रकृति की तरंग होती है? तो हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। कौन सी होती है वो? उनकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। अर्थात मैं अगर ये कहूँ कि आपके पास सूर्य से जो लाइट रेज आ रही हैं वो किस वेग से गति कर रही हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, इनको गति करने के लिए क्या कोई माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? अगर वातावरण, अगर हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं हो, तो इन्वायरमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें वहाँ गति कर सकती हैं क्या? तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। मतलब अगर इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात की जाए तो इन्हें गति करने के लिए कोई भी मीडियम या कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने क्या कहा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है इन्हें गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखो, 2 प्रकार की तरंगें अपन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, कौन सा होता है? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा आपका होता है अनुदैर्घ्य प्रकृति की तरंगें होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करूंगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो आपके पास अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की प्रकृति की कौन होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणें। अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति पूछे तो हम क्या कहेंगे? वो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगें होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति कौन सी होती है? देखना, अगर मैं कहूँ कि कोई भी यहाँ पे तरंग जा रही है तो उस तरंग के अंदर जो कंपन होते हैं ना, उस तरंग के अंदर जो कणों के कंपन होते हैं, तो वो कंपन क्या हो रहे हैं? ये तरंग तो गति कर रही है इस डायरेक्शन में, तरंग तो इधर जा रही है और कंपन इधर हो रहे हैं, इसके लंबवत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसके लंबवत हो रहे हैं। तो वो कौन सी प्रकृति की तरंग होती है? आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होती है। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। मतलब मैं आपको क्या कहूँगा कि यहाँ पर आपके पास वो तरंगे जिनमें तरंग गति की दिशा और कणों के कंपन की गति आपस में लंबवत होती है, क्या कहती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक बार वापस से इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं, इनके बारे में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि खोजकर्ता कौन था? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हमने पढ़ा, कौन था? मैक्सवेल था। कौन था? मैक्सवेल। और एक बात और बताना यहाँ पे, मैक्सवेल के अनुसार देखो, मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और यहाँ पे अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो वर्ताकार गति ना करके क्या करेगा? सर्पिलाकार पथ में गति करेगा। किस पथ में गति करेगा? सर्पिलाकार पथ में। तो मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में गति करता है या किस तरीके से गति करता है? तो स्पाइरल या सर्पिलाकार गति करता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इनका वेग क्या होता है? तो ये किस वेग से गति करती हैं? वेग जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वो क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, अगर मैं पूछूं उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, तो आप क्या कह रहे हो? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। मतलब क्या था कि जो तरंग जा रही है ना, उसमें जो कंपन है वो क्या हो रहे हैं? वाइब्रेशन जो वो क्या उनके लंबवत है। तो तरंग गति की दिशा और जो उनके कंपन है कणों के वो क्या होते हैं? दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। अगर फोर्थ बात की जाए तो क्या इनको माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो एक बात बताना मुझे कि मान लो वातावरण नहीं है, और वातावरण नहीं है मतलब बाहर कोई भी एयर नहीं है, कोई वायु प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होता है? हमारे पास निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो निर्वात में भी क्या कर सकती हैं? गति कर सकती हैं।
अब निर्वात में गति किस वेग से करेंगी, तो ये निर्वात में किस वेग से गति करती हैं, c से गति करती हैं, और c से मतलब क्या हो गया, प्रकाश के वेग से गति करती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती हैं। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, इसके अंदर क्या था, विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B और गति की दिशा क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके तरंग की गति की दिशा एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। ये चीज़ें होगी ना। अब देखो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि उसका वेग कितना लेना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो ये हो गया किसके बारे में चर्चा, हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में चर्चा। वेग हो गया, खोजकर्ता हो गया, प्रकृति होगी, माध्यम होगा कि नहीं होगा, बिना माध्यम भी क्या हो सकती हैं, वो गति कर सकती हैं, अर्थात निर्वात में भी गति कर सकती हैं। और इनमें क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा। और मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में गति करता है, तो हम क्या कहते हैं, सर्पिलाकार पथ में गति करता है। अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं, उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट में, कि कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात करते हैं, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों में हमें आज एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें कौन कौन सी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि देखो पहले रेडियो होता था ना, FM 95.5 FM, 94.3 FM। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक फिक्स आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को रेडियो का सिग्नल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और वहाँ हमें सुनाई देता है कि रेडियो FM जोधपुर वाला पकड़ रहा है, जयपुर वाला पकड़ रहा है, हिसार वाला पकड़ रहा है, चूरू वाला पकड़ रहा है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उसकी क्या होती है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी। हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण को याद करने का। तो रेडियो जो था, रेडियो में क्या हुआ, रेडियो में आई आ गई, कौन आ गई, हम आए, तुम आए, और एक्सरे आई, और कौन आई, गामा रे। मतलब हम तरंगों की बात कर रहे हैं। रेडियो में कौन कौन सी तरंगें आई, हम, तरंग का नाम है हम, तुम, एक्सरे और गामा रे। ये सब किसका तरीका है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को याद करने का तरीका है। रेडियो का मतलब कौन सा तरंग, कौन सी तरंगें हो जाती है हमारे पास, रेडियो तरंगें हो जाएंगी। कौन सी तरंगें हो जाएंगी, रेडियो तरंगें। में मीन्स क्या होता है, M फॉर माइक्रो, M फॉर क्या होता है, माइक्रो। और माइक्रो का हिंदी अनुवाद जो होता है वो हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सूक्ष्म तरंगें। I फॉर क्या होता है, IR बोले तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड की अगर अपन बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे, अवरक्त तरंगें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अवरक्त तरंगें। आता है हम किस माने होता है, वी को मतलब क्या हो गया, विजिबल। क्या हो गया, विजिबल। और विजिबल बोले तो क्या हो जाएगा, दृश्य तरंगें होती हैं। दृश्य तरंगें जिन्हें अपन नग्न आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, आपकी दृश्य तरंगें। वी माने क्या होता है, हम होता है ना, वी। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वी, हम। उसके बाद आता है तुम क्या होता है, यू मीन्स क्या हो गया, यूवी मीन्स क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पैरा बैंगनी तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं, पैरा बैंगनी तरंगें, पैरा बैंगनी विकिरणें होती हैं। उसके बाद कौन सी आगे हमारे पास, एक्सरे हो गई, और सबसे लास्ट में कौन सी होगी, गामा रे होगी। तो ये तरंगों को याद करने का तरीका है। रेडियो में आई, हम, तुम, एक्सरे और गामा रे। रेडियो का मीन्स क्या हो गया, रेडियो तरंगें हो गई। में का मतलब क्या हो गया, माइक्रो या सूक्ष्म तरंगें हो गई। आई का मतलब क्या हो गया, इंफ्रारेड या फिर अवरक्त तरंगें हो गई। हम का मतलब क्या होगा, विजिबल, वी मानी हम, तो विजिबल का मतलब क्या हो गया, दृश्य तरंगें हो गई। तुम बोले तो यूवी, यू मीन्स तुम, तो क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी तरंगें हो गई। एक्सरे बोले तो एक्सरे, और गामा रे बोले तो गामा रेज हो गई। तो ये हमारे पास क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अगर अपन बात करें तो किसी भी तरंग की क्या होती है, देखना, अगर मैं किसी भी तरंग को डिनोट करता हूँ तो ये इस तरीके से कोई तरंग होती है। ये तरंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब देखो ये जो तरंग है ना, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन लिखते हैं लैम्डा। क्या लिखते हैं, लैम्डा। और लैम्डा का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। मतलब कोई भी जो तरंग होगी ना, वो कोई ना कोई लंबाई की तो होगी। जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा वो उतनी लंबी है।
सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, लैम्डा से। अब ये जो तरंग निकलती है ना, वो तरंग क्या होती है, उनकी एक फिक्स आवृत्ति होती है। भाई रेडियो में जब अपन सिग्नल पकड़ाते हैं ना, तो सिग्नल क्या होगा, किसी एक फिक्स पॉइंट पे, जैसे मान लो कि हमें 94.3 FM सिग्नल लेना है, तो हम क्या करना है कि उसको रोटेट करेंगे ना सिग्नल वाले को, तो जब रोटेट करेंगे तो 94.3 फिक्स आएगा ना, तभी वहाँ पे आवाज़ साउंड जो होगा उसकी क्लियरिटी क्या होगी, एकदम ओके होगी ना। अगर मैं 94.2 क्लियर करता हूँ, ओके करता हूँ, तो 94.2 पे जो क्लियरिटी होगी वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कोई भी जो तरंग होती है उसकी क्या होती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसी आवृत्ति पकड़ती हूँ। तो हमने क्या कहा कि आवृत्ति जो होती है हम दर्शाते हैं म्यू से दर्शाते हैं। ये हो गया आपके पास आवृत्ति। लैम्डा का मतलब क्या हो गया आपके पास, तरंग का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य। तो हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तरंग की, कि तरंग जो होती है वो एक फिक्स आवृत्ति दर्शाती है, और तरंग होती है उसका क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/λ लिखता हूँ, तो 1/λ का मतलब हो जाएगा तरंग संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग संख्या। ये हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कि तरंग के लिए एक तो म्यू होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताओ। देखिए फ्रीक्वेंसी, एक आवर्ती और एक आवर्तकाल, दोनों अपोजिट होते हैं वैसे। आवृत्ति क्या होती है, तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन या कंपन होते हैं ना, एक सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन या कंपन होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, आवृत्ति। तो एक सेकंड में किए गए कुल कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अब देखो, अगर मैं इसके लिए आवर्ती तरंग दैर्ध्य की बात करता हूँ, तो किसी भी तरंग के लिए जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, म्यू इक्वल टू होता है c/λ। क्या होता है, म्यू इक्वल टू c/λ। तो यहाँ पे c क्या होता है, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। आपके पास क्या आया, म्यू इक्वल टू c/λ। यहाँ पे म्यू क्या था आपका, आवर्ती था, फ्रीक्वेंसी। c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है हम जानते हैं। उसके साथ लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होता है। और तरंग दैर्ध्य किसका होता है, किसी भी तरंग का होता है। तो क्या हो गया, तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो ये जो आपके सामने आ रहा है वो क्या रिलेशन है किसके बीच में, कि तरंग की जो आवृत्ति होती है और उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से संबंधित रहते हैं। तरंग की तरंग आवृत्ति जो होती है वो c/λ के इक्वल होती है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध हो गया। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रेडियो तरंगे, देखो हम क्या करते हैं, गाने म्यूजिक वगैरह सुनते हैं ना रेडियो के ऊपर, तो क्या होती है, वो तरंगे दूर से आती हैं। इनका मतलब वहाँ जो रेडियो तरंगे होती हैं, उन रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मैक्सिमम या अधिकतम होती है। और अधिकतम होने का मतलब आप तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हो, लैम्डा से। तो क्या होगा आपका, लैम्डा मैक्सिमम होता है। अगर मैं यहाँ पे गामा रेज की बात करता हूँ, तो गामा रेज का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम, न्यूनतम। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अपन आगे क्वेश्चन करेंगे उसके द्वारा समझेंगे कि हमें कैसे लैम्डा और कैसे आवृत्ति का ध्यान करना है। एक बार ये ध्यान रखो कि रेडियो तरंगें होती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए हम यहाँ बैठे किसी दूसरे दूर दराज देशों के अंदर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके द्वारा जाती हैं, रेडियो तरंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या संपर्क बनाए रखते हैं। तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिकतम होती है। अब एक जरा सी छोटी सी बात समझना, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है, लैम्डा का मान ज़्यादा है। किसका मान ज़्यादा है, लैम्डा। तो लैम्डा का मान ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। जब लैम्डा ज़्यादा है तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ क्या कह दूंगा कि अगर इसका लैम्डा मैक्सिमम है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। न्यूनतम आवृत्ति की तरंग कौन सी होगी आपके पास, रेडियो तरंगे। और यहाँ गामा रेज की आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। बताओ, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यहाँ पे आवृत्ति के बारे में भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब एक बात बताना मुझे, यहाँ पे जो आपने तरंगों को एडजस्ट किया है, जो तरंगों को लिखा हुआ है, वो किसके बेस के ऊपर है। अगर मैं इस साइड से इस साइड चलता हूँ, रेडियो तरंगों से कहाँ चलता हूँ, गामा रेज की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पे लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य का कौन सा क्रम है, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। ये कौन सा क्रम है, तरंग दैर्ध्य का घटते क्रम में इन तरंगों को व्यवस्थित किया गया है। बात समझ आ गई ना। तो ये था हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगें। और यहाँ दर्शे तरंगों की बात करें तो हम पढ़ते हैं V, I, B, G, Y, O और R। विबग्योर होता है दर्शे तरंगों के अंदर, ये सारे के सारे कलर आते हैं, 7 कलर, जिन्हें अपन नग्न आँखों से देख सकते हैं। इसके आगे का पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले अपन जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूला जो अपन ने अप्लाई किया है वो समझ में आ जाए कि अपने को कहाँ अप्लाई करना है।
अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 6000 एमस्ट्रॉन्ग की तरंग है, तरंग का तरंग दैर्ध्य को अपन एमस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, मीटर सब में मेजर कर सकते हैं। तो 6000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग का तरंग दैर्ध्य की तरंग का एक तो आपको आवर्ती बतानी है और एक आपको तरंग संख्या बतानी है। तो क्या होगा, देखो आवर्ती पूछिए तो आवर्ती क्या होता है, c बाई लेमडा होता है। तो c कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और लेमडा में गिवन है कितना, 6000 एमस्ट्रॉन्ग है। अब देखो प्रकाश का वेग कितना होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। हमें जो आपके पास लेमडा जो तरंग दैर्ध्य दे रखा है उसको भी किस में करना है, मीटर में। मतलब यहाँ पे 6000 गुणा 10⁻−10 कर दूंगा मैं, क्योंकि एक एमस्ट्रॉन्ग जो होता है उस एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर हमें तरंग दैर्ध्य के साथ साथ तरंग संख्या याद करनी है तो मी इक्वल टू क्या होता है, c बाई लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से अपन क्या मेजर कर सकते हैं, 1/λ। और 1/λ आप निकालोगे तो क्या होगा हमारे पास, म्यू डिवाइड बाई c हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे का पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।